वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 22 नवंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फील करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और महत्वपूर्ण कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण कमेंट आप लोगों को समझ आता है और साथ ही साथ जो भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, आपको लगातार पीटी के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, मेंस का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में भी दीजिए और मेंस का आंसर राइटिंग आप टेलीग्राम चैनल पर शेयर शेयर कीजिए ताकि वहां रिव्यू किया जा सके। तो चलिए, आप लोग प्रयास ये लगातार जारी रखिएगा। और बहुत से लोग, जिसमें अनीता जी का बार बार यह कमेंट सेक्शन में देखा जाता है, उनको सही उत्तर दिया दे रहे हैं, तो उनसे आप लोग मोटिवेट होइए ताकि आप लोग भी एक्टिव मोड में काम कर सके। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं, निधि कटियार जी हैं, वो भी करते हैं। बाकी लोग भी आप लोग प्रयास कीजिए कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में उत्तर देने का। इससे आप लोगों को दो तीन चीज़ें फ़ायदे हो। एक तो आप लोग को टॉपिक में एक्टिव मोड में वर्क करिएगा। दूसरा है कि उसमें कुछ शब्द लिखने के भी लगातार अभ्यास होंगे और किसी न्यूज का एनालिसिस किस रूप में कब कब प्रश्न पीटी फैक्ट के रूप में पूछा जा रहा है, वो भी आप लोगों को डाटा आप लोग के पास आ जाएगा। और साथ ही मेंस का आप लोग आंसर राइटिंग टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में शेयर कीजिएगा, तो ताकि वहां आप लोग देख सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। सभी लोगों को युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लेना है ताकि वहां पर जो भी चीजें आप लोग को दी जा रही है उसका लाभ ले सके, ठीक ना। जिसमें आप लोग को दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का की नोट से संबंधित पैकेज चल रहा है, टेस्ट से संबंधित पैकेज चल रहा है, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के पैकेज चल रहे हैं। आज क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे, जयसवाल सर आज से अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप लोग क्लास के लिए रेडी हो जाइए। जैन के संदर्भ में टॉपिक कवर होगा जो लास्ट क्लास बच गया था। उसके बाद आज आप लोगों को एक सप्ताह का शेड्यूल दे दिया जाएगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। तो क्या कवर करना, कैसे कवर करना, सभी पर तो आप लोग आज से अपडेट हो जाइए। हम लोग अब फास्ट फॉरवर्ड में काम करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का न्यूज आप लोग जरूर देखिए, उसको समझिए कि कौन कौन से न्यूज कितना इम्पोर्टेंट है और किस न्यूज को पढ़ना है और किस न्यूज को छोड़ना है। तो इससे होता है, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ ना, यूपीएससी स्टेट एस्पिरेंट को क्या नहीं पढ़ना है वो सबसे पहले जानना चाहिए। तो चलिए आज के न्यूज में हम लोग उसी प्रकार से एनालिसिस करेंगे। देखिए, पहला पेपर है जो आपके मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट न्यूज़ों को कवर नहीं करता है। बहुत सी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। पहला पेज में देखिए, यहाँ पर है ना, हमारी औकात केवल सेवा करने की मोदी जी के द्वारा बोली गई है। तो ये राजनीतिक भाषण है, तो इसके संदर्भ में प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। इसी प्रकार ओडिशा प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई मालगाड़ी, तो देखिए यह आपको है ना पीटी फैक्ट के रूप में कभी पूछा जा सकता है, हादसे के रूप में, ठीक ना। हाल ही में किस राज्य में आपको हादसे पूछे जा सकते, पर इधर रेल के बड़े बड़े हादसे हुए हैं, उससे रिलेटेड यूपीएससी ने शायद ही कभी प्रश्न पूछा स्टेट पीसीएस ने, तो इसलिए थोड़ा भावनाओं में बहना नहीं है, ठीक ना। पीटी फैक्ट के रूप में इसके कवर कर लेना। किस राज्य में हुआ, तो उड़ीसा में हुआ। हाल ही में उड़ीसा के जाजपुर में हुआ है यह घटना। तो बस पीटी फैक्ट के रूप में इसे कवर करना है। चलिए नेक्स्ट है, इसी प्रकार न्यूज देख रहे हैं, इस प्रकार से कोई नहीं, बस यहाँ पर एक देखिए जारी किया गया है नियम, उसमें आपको न्यूज कवर कर लेना है। क्या है, पैसे देकर फर्जी रिव्यू नहीं करा पाएंगे ई कॉमर्स कंपनियां। हालांकि देखिए, आज मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा क्योंकि मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम कुछ दिनों से चल रहा है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, जो भी प्रश्न किया जाता है उसको उत्तर दीजिए। और देखिए, अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही, की नोट्स अभी अवेलेबल नहीं कराया जा सकता है ऐप पर, उसके लिए मैं बहुत खेद हूँ। अब ऐप अपडेशन का वर्क चल रहा है, तो कुछ दिन का वक्त मुझे दीजिए ताकि हमारी टीम बेहतर काम आप लोगों के सामने कर सके। नए नए फीचर्स आपको ऐप पर अवेलेबल कराए जाएंगे, जिससे आप चीज़ों को और आसानी से कवर कर सके। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा गला का प्रॉब्लम है, तो कुछ चीज़ें 19-20 हो जाए तो आज मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए
चलिए इसी प्रकार से आप लोगों को ये कवर कर लेना है कि रिव्यू आपको दिया गया ई कॉमर्स कंपनी फर्जी रिव्यू का आप लोग देखते होंगे, स्टार फर्जी रिव्यू किसी में दिया जाता है। कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं लगातार किसी प्रोडक्ट में 2000 3000 5000 लोगों का रिव्यू रहता है, सभी 5 स्टार दिए रहते हैं, पर 5 स्टार के नीचे कुछ रिव्यू भी लिखा रहता है। तो ये फर्जी रिव्यू में कंपनियां ये काम करती हैं फर्जी रिव्यू देने के लिए। तो उसी को लेकर एक न्यूज कवर किया गया है जिसमें यह बताया जा रहा है जो केंद्रीय उपभोक्ता मामले के सचिव हैं उनके द्वारा वेबसाइट पर चरणबद्ध तरीके से शिकंजा कसा जाएगा और सरकार 25 नवंबर को एक बायलॉज या था नियमावली जारी कर रही है जिसमें सरकार इस कदम से जहां अच्छी सेवाओं और उत्पाद बेचने वाली कंपनियों को लाभ होगा वहीं उपभोक्ताओं को ठगने वाले पर नियंत्रण किया जाएगा। तो एक बायलॉज आएगा इसके संदर्भ में ऑनलाइन फर्जी के संदर्भ में 26 नवंबर। तो देखते हैं उसमें क्या क्या अपडेट आएंगे तो हम लोग उस दिन कवर करेंगे उसमें कौन कौन सी बातें की गई। अभी हमें पता नहीं ना, जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं पता चलेगा उसमें कौन कौन से नियम और कानून को शामिल किया जा रहा है, किस दिशा निर्देश को शामिल किया जा रहा है। तो हम लोग वेट करते हैं उस दिन का। देखिए इसी में आप लोग को ग्राहकों को भ्रमित करने वाली कुछ कंपनियां फर्जी रिव्यू और रेटिंग कराती है। एजेंसी बहुत सी एजेंसी ऐसी होती है जो किसी प्रोडक्ट का फर्जी रिव्यू और कमेंट्स का संग्रह वहां पर करवाती है ताकि जो कस्टमर है मॉडिफाई हो सके किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। मान लीजिए आप कोई पेन का ऑर्डर करते हैं तो पेन के बारे में कोई रिव्यू देखकर ही कोई पेन खरीदी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो इसलिए रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग भी हमारे ऐप पर जाकर रिव्यू कर सकते हैं जो भी आप लोगों को लगता है। ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां पर युक्ति आईएएस का ऐप खोलिएगा, ओपन कीजिएगा, वहां पर रिव्यू का एक ऑफ सेक्शन होगा तो सभी स्टूडेंट वहां रिव्यू कीजिएगा जो आप लोग फील करते हैं। मैं आप लोगों को मोटिवेट ये नहीं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव ही हमेशा होता है, जो आप लोग को लगता है क्या आपको युक्ति आईएएस किस रूप में चीजें दे रहा है तो आप लोग ओरिजिनल रिव्यू दीजिएगा ताकि जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं जो भी स्टूडेंट ओरिजिनलिटी को समझ के जुड़ सके। तो आप लोग जाके रिव्यू जरूर दीजिए। कहाँ देना है, आप लोग जाके गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है और वहां पर या तो एप्पल स्टोर आपका जिसके मोबाइल आईफोन होगा एप्पल स्टोर पर जाइएगा, युक्ति आईएएस को ओपन कीजिएगा ऐप को, वहां पर रिव्यू सिस्टम होता है रिव्यू देने का। तो सभी लोग आज रिव्यू जरूर दे दीजिएगा, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है ताकि हम लोग भी इम्प्रूव हो। अभी हालांकि 4.9 रेटिंग हम लोग चल रहे हैं पर फिर भी आप लोगों को ये देना चाहिए। 5 में से 4.9 रेटिंग चल रहे हैं हम लोग। तो आप लोग रिव्यू देते रहिएगा ताकि हम लोग का रैंकिंग नीचे ना आए। देखिए एक न्यूज और है पीटी फैक्ट के रूप में, पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट से आफ्ताब उगलेगा सच। तो ये मामला आफ्ताब का तो देख ही रहे घटनाक्रम क्या है, कितना हैवानियत को हदें पार कर दी है गया। इस सब व्यक्ति को है ना जितनी से कड़ी की से कड़ी सजा सिस्टम में होता है वो भी दे दिया जाए तो कम है, पर ऐसे लोगों को क्या बोला जाए, छोड़िए। कुछ गलतियां हो जाती हैं सिस्टम के द्वारा। चलिए पॉलीग्राफी मामला और नार्को टेस्ट क्या होता है ये आप लोग से पीटी में फैक्ट में पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा, या मेंस में भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन वाले सेगमेंट में पूछा जाता है पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट क्या होता है, किस मामलों में संबंधित जांच होता है। तो देखिए यहाँ पर कानूनी पहलू क्या है इसे देख लीजिएगा, इसके बाद की नोट्स पर हम लोग बात करेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें जजमेंट देता है, क्या बातें बोलता है। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश मुताबिक आरोपित का नार्को नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफी टेस्ट अवैध है। पहला तो ये आप लोग मानिए। कोर्ट ने आपराधिक मामलों में आरोपित की सहमति और कुछ सुरक्षा उपायों के साथ इसकी अनुमति कई मामलों में दी है। अगर आग्रह करती है सुरक्षा एजेंसी जो भी जांच कर रही है, पुलिस एजेंसियां या तो सीबीआई या कोई भी जांच कर रहा है मामले का, किसी भी मामले का, तो उसके लिए नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी के अगर सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करके अगर चीजों को करता है ना तो उसे दिया जाता है। कोर्ट का मानना है कि अनुच्छेद 20(3) के मुताबिक एक अभियुक्त को कभी भी अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और नार्को एनालिसिस की सटीकता 100% है भी नहीं। इसलिए तो आप लोग क्वेश्चन में बताइए पीटी फैक्ट के रूप में कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा अनुच्छेद 20 में किस संदर्भ में वर्णित है,
उसका अनुच्छेद 20 का वर्गीकरण बताइएगा। और साथ में क्लास पॉलिटी की क्लास में कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध की मैंने चर्चा की थी, जिनको याद होगा तो वह युक्ति युक्त प्रतिबंध क्या है अनुच्छेद 20 के संदर्भ में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो प्रश्न क्या है आप लोग समझ गए, अनुच्छेद 20 को बताना, अनुच्छेद 20 के कौन कौन से आयाम है और जिसमें युक्ति युक्त प्रतिबंध राज्य के संदर्भ में क्या लगाया जा सकता है। इससे संबंधित कुछ एक्ट भी आया है क्या, कोई एक्ट आया होगा तो उसकी मैंने आप लोग को उसकी पॉलिटी क्लास में कवर भी किया है, तो आप लोग इसे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तब मैं वेट करूंगा। और जो भी है क्वेश्चन एक टेलीग्राम चैनल पर अनीता जी आप शेयर कर सकते हैं, और कोई भी स्टूडेंट हो जो है ना आप लोग टेलीग्राम पर क्वेश्चन लिख के पीटी और मेंस का शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का प्रयास इसी तरह, देखिए टेलीग्राम चैनल ओपन रखने का कारण यही है कि आप लोग कम्युनिकेट होकर चीज़ों को कवर करें। बस वहाँ पर मैसेज है ना इस संदर्भ में किया करिए कि ताकि आप लोग कमेंट्स जो प्रश्न पूछा जा रहा है या कोई भी मेंस का क्वेश्चन है उसका पीडीएफ है शेयर करके चेक करवा सकते हैं, इसलिए उसको ओपन रखा गया। तो सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, ठीक ना, यहाँ ताकि आप लोग बेहतर कर सके। अब देखिए यहाँ पर पॉलीग्राफी क्या होता है उसे देख लीजिए। जैसे इसमें आरोपित के शरीर में कार्डियो कफ या सेंसिटिव इलेक्ट्रोड जैसे उपकरण लगाए जाते हैं। तो देखते होंगे जो जो पॉलीग्राफी जिनका कराया जाता है व्यक्ति का, तो उनको लटा के और उसके बाद उनके शरीर पर जगह जगह कार्डियो कफ या सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक लगाया जाता है। इसके माध्यम से रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर के शरीर में कंपन, श्वसन, पसीने की मात्रा में परिवर्तन, रक्त प्रवाह आदि को मापा जाता है। झूठ बोलने पर शरीर के कुछ अंगों के अलग तरह के कंपन और संचार होते हैं। देखिए आप भी नॉर्मल वे से समझिएगा कि आप कहीं नॉर्मल है, ठीक है ना, नॉर्मल चल रहे हैं, आप कहीं नॉर्मल चल रहे हैं। तो नॉर्मल जाने की स्थिति में सभी जो ये यहाँ पर कंडीशन दिया गया ना, जैसे रक्तचाप हो, शरीर का कंपन हो, श्वसन पसीने की मात्रा हो, वो नॉर्मल होता है। और जैसे ही अब अननॉर्मल सिचुएशन आता है तो उसमें आपकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है, इसमें ही ऐसे ही कवर किया जाता है पोलोग्राफी टेस्ट में। अननॉर्मल स्थिति हो जाती है तो उसमें होता है शरीर का एक्टिविटी चेंज होता है। तो वो कब होता है अननॉर्मल स्थिति, अर्थात या तो कुछ इस तरीके के काम आप लोग करते हैं कोई व्यक्ति विशेष जिसमें वो खुद को गिल्ट महसूस करता है या दोषी महसूस करता है, तो आपका माइंड क्या करता है उसके विरुद्ध सोचना शुरू कर देता है, सोचना शुरू करता है, तो इस प्रकार के एक्टिविटी डेवलप हो जाता है। तो इसी एवज में जो विश्लेषक होते हैं वो आकलन करते हैं क्या यह व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। मान लीजिए मुझसे पूछा जाए तो मैं सरदा के मामले में संदिग्ध नहीं हूँ, तो मुझसे अगर पॉलीग्राफी टेस्ट करें तो इसके बारे में मेरे शरीर में कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं होगा। तो ऐसे ही आफ्ताब को इस मामले में पूछा जाएगा तो उसके शरीर में एक्टिविटी देखने को मिल जाएगा, तुरंत उसके दिमाग में उस जो घटना किया होगा उसके बारे में सोचने लगेगा, तो उसके बाद शरीर एक्टिविटी मोटिवेशन मूवमेंट बढ़ जाता है, जिसके संदर्भ में ही जिसको आकलन करके आपको विशेषज्ञ जो रहते हैं इसके वो यह देखते हैं कि उसके शरीर का मूल्यांकन आरोपी किस रूप से झूठ बोल रहा है, स्तर किसा है, कैसा कंपन है, उसके न्यूरो सिस्टम किस प्रकार से मॉडिफाई हो रहे हैं, तो उसी का आकलन किया जाता है। तो आप देखिएगा ऐसे ही कैसे होता है नार्को एनालिसिस टेस्ट, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। नार्को एनालिसिस टेस्ट में आरोपित को अर्ध बेहोशी अर्थात कुछ दवा दे दिया जाता है जिसमें वो पूरी तरह बेहोश नहीं होगा ना वो पूरी तरह होश में रहेगा, वो अर्ध बेहोशी के हालात में होता है और पूछताछ कर सच्चाई का पता लगाया जाता है। इसमें शख्स को ट्रूथ ड्रग दिया जाता है नामक आने वाली एक साइको एक्टिव दवा, याद रखिएगा साइको एक्टिव दवा दी जाती है जो खून में यह दवा पहुंचने के बाद आरोपित को अर्धचेतन अवस्था में पहुंचा देता है। तो यही जो दवा है ड्रग्स है वो आपके ब्लड में जाने के बाद ना ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है कि आप है ना आपका माइंड किए गए प्रश्नों के संदर्भ में सोचने लगता है, और सोचने के बाद वो जो घटना आपके आसपास में करते हैं ना सेल्स न्यूरोजोन जो आपके माइंड में मस्तिष्क है उसमें जो चीजें हैं ना अपडेट होने लगता है। कहने का मतलब उसके बारे में आपका माइंड सोचने लगता है, और माइंड जब सोचने लगता है तो वो बातों के रूप में निकल के आप बाहर सामने वाले को बताते हैं। जैसे नार्को एनालिसिस मेरा किया जाएगा, अगर मान लीजिए इस मामले में
और इस घटनाक्रम के मामले तो मैं क्या बता सकता हूँ कि मैंने इसे न्यूज़ में पढ़ा है या तो मैंने न्यूज़ अखबार में पढ़ा है जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। मेरे दिमाग से ये निकलेगा जो मेरे दिमाग ने डाटा को संग्रह करके रखा है, तो उसके बारे में इस स्थिति में बोला जाएगा। पर जिस व्यक्ति अभियुक्त व्यक्ति है अगर उससे पूछा जाएगा इस मामले में, तो इस वो क्या बताएगा कि मैं इसके साथ इस तरीके से रह रहा था, उसके साथ इस प्रकार जीवन यापन कर रहा था और ऐसी कुछ स्थिति परिस्थिति हुई जिसके बाद मैंने इसका मर्डर किया या जो भी घटना उसने किया। ये अर्धचेतन अवस्था में बोलता है, उसके द्वारा माइंड जो न्यूरो माइंड है वो री डाटा को ना डिलीवर करता है। तो यहाँ पर डाटा का खेल किया जाता है। डाटा जो हमारे मस्तिष्क में है उसका उसका आकलन किया जाता है। तो समझ लीजिए दोनों का मौलिक अंतर बस इतना है, यहाँ पर शरीर का आकलन किया जाता है, शरीर के एक्टिविटी का आकलन किया जाता है, और यहाँ पर मस्तिष्क के जो मस्तिष्क में जो न्यूरो डाटाज हैं उसको उसको ना उसको पढ़ा जाता है, उससे समझा जाता है। तो अचेतन अवस्था में याद रखिएगा इसे। सोडियम पेंथाथोल का इंजेक्शन यहाँ पर दिया जाता है। पेंटाथोल इंजेक्शन का नाम होता है जिससे यह टूथ ड्रग्स के भी नाम से जाना जाता है। तो किस ड्रग्स का? तो सोडियम पेंथाथोल। तो आप लोग इसे कवर कर लेना। अब इससे संबंधित की नोट्स याद रखिएगा। की नोट्स जो है क्या है, इसमें भारतीय जांचकर्ताओं को क्या यह अनुमति है कि वे संदिग्धों के इन परीक्षणों को कर सकते हैं जो पोलोग्राफी और नार्को टेस्ट है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्या यह कर सकता है या नहीं। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला, यह आप लोग याद रखिएगा सेल्वी वाद को। यह प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में। तो सेल्वी वाद के मामले में अभियुक्त की जो सहमति के आधार पर किए गए परीक्षणों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के लाई डिटेक्टर परीक्षण नहीं किए जाने चाहिए, ऐसा सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 में ही बोला गया था। पर जो घटनाक्रम होता है ना उसमें विशेष अनुमति दी जाती है, ऐसा बात बोला गया है। आगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा 2000 में प्रकाशित एक अभियुक्त में किए गए जाने वाले पॉलीग्राफी प्रशिक्षण से संबंधित दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, ऐसा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा भी कहा गया। तो आप लोग 2000 का और 2010 का आंकड़ा याद रखिएगा, इससे संबंधित है इस प्रकार के सभी मामलों में पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट में, जिसमें न्यायालय ने मानवाधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा 20(3) के अंतर्गत विरुद्ध जो आत्म अभिशंसन के विरुद्ध जो अधिकार ध्यान रखने के लिए दिया गया, अर्थात आत्मसम्मान, या इस प्रकार से देता है अपने के विरुद्ध गवाही नहीं देने का जो कॉन्सेप्ट है 20(3) में, किसी भी व्यक्ति को अपने ही मामलों में गवाही नहीं दिया जा सकता है। मैंने आप लोगों को पॉलिटी क्लास में बताया था ना क्यों नहीं दिया जा सकता है, न्यायालय से साक्ष्य के रूप में नहीं मानेगी, क्यों नहीं मानती है। तो सभी संदर्भ में मैंने पॉलिटी की क्लास में चर्चा किया था। किन लोगों ने बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये क्लास किन किन लोगों के द्वारा देखा गया था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं समझ सकूं कि कितने लोग एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दैनिक जागरण एनालिसिस आप लोग जो लोग कर रहे हैं, तो जो भी क्लास यूपीएससी स्टेट पीसीएस का चल रहा है उसको अगर कवर कर लेते हैं, उसके पीडीएफ को कवर कर लेते हैं, तो आपका है ना जो नोट्स होगा करेंट से भी रिलेटेड होगा और सब्जेक्टिव पार्ट से भी होगा। और यूपीएससी यही करता है, आपके सब्जेक्टिव और करेंट के पार्ट को ही वर्तमान में प्रश्न पूछता है। अगर पोलोग्राफी और नार्को टेस्ट की बात हो रही है तो प्रश्न शायद ही पोलोग्राफी का वर्तमान घटनाक्रम पूछे यूपीएससी। एक दो ऑप्शन दे सकता है पर आपको ध्यान रखिएगा इसके सब्जेक्टिव पार्ट को ही कवर करेगा। तो जब तक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के क्लास अटेंड नहीं कर रहे, आप उसके पीडीएफ नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोरिलेटेड चीज़ों को कवर नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आपका फुल स्टडी मटेरियल कवर नहीं होगा। तो आप लोग प्रयास की चीज़ों को समझने का और जो चीज़ें आप लोग को दी जा रही है उसका लाभ लेने का। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले इस मामले को हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैंने नक्सलवाद पर हमें सख्त होना चाहिए केंद्र ने कोर्ट में कहा है,
तो यह मामला नक्सलवाद के बारे में मैंने पहले ही दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस किया हूं, तो आप लोग लिस्ट शेयर किया गया था ना टेलीग्राम चैनल पर, तो उस लिस्ट में आप नक्सलवाद के टॉपिक को कवर कीजिए, किस तारीख को किया गया है उसे आप लोग देख लीजिएगा। और पिन किया रहता है टेलीग्राम चैनल पर, तो पिन मैसेज में ही देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिएगा, आसानी होगा, नहीं तो ज़्यादा स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं होगी। पिंड मैसेज होता है टेलीग्राम चैनल पर, आप देखिएगा, सर्च करके आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको नक्सलवाद से संबंधित जो टॉपिक कवर किया गया था उसे देख लेना है। नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद की समस्या क्या है, नक्सलवाद के किस रूप में भारत उसे समाप्त करना चाहता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए कितनी जरूरी है नक्सलवाद को समाप्त करना, इससे किस किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, वर्तमान में रेड कॉरिडोर जो नक्सलवाद के रूप में देखा जाता है वो कितना है, हालिया जो रिपोर्ट आया उस पर भी चर्चा नक्सलवाद के संदर्भ में किया जा चुका है। तो आप लोग सारे डायग्राम को वहाँ कवर कर लीजिएगा। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट इस टॉपिक को। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की मुहिम चल रही है परवान। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 एंड 3 के सरकार की नीतियों और उससे संबंधित जो प्रभाव आते हैं ना शासन प्रशासन में, उसमें यह टॉपिक कवर होगा। तो आप लोग स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट इस टॉपिक को आप लोग कवर कीजिएगा ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें। देखिए पहले न्यूज़ को हम लोग देखेंगे, उसके बाद की नोट्स को देखेंगे। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDDI, जिसे उदय भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, हिंदी में उदय बोला था, UIDAI, उदय, ठीक ना, तो उदय भी इसको कह सकते हैं, या आप लोग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संदर्भ में पिछले वर्ष फेस ऑथेंटिफिकेशन प्रणाली, जो ऑथेंटिफिकेशन प्रणाली किया गया था, चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्गों और 80 साल से अधिक उम्र के समान बुजुर्गों के लिए जीवित होने का प्रमाण देना आसान कर दिया। देखिए जो पेंशन प्राप्त करते जो सरकारी पेशा लोग या कोई ऐसे व्यक्ति जो पेंशन सरकार की योजनाओं का पेंशन लेते हैं, उनके लिए यह प्रणाली बहुत ही बेहतर कारगर हो, क्योंकि होता क्या है ना, बैंकों में जब तक व्यक्ति, मान लीजिए XYZ कोई व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, यह 60 वर्ष के आसपास है, यह 70 वर्ष के आसपास, या यह 80 वर्ष से अधिक है, तो बैंक में किसी प्रकार की पेंशन योजना देना होता है ना, तो व्यक्ति की का ऑथराइजेशन किया जाता है, क्या व्यक्ति वही व्यक्ति है या नहीं है जो लाभार्थी है, वो किसी प्रकार का भी पेंशन हो, सरकारी योजनाओं का पेंशन दिया जा रहा हो, या जो नौकरी पेशा के लोग पेंशन मिलते उनको, तो जब इनको बैंक में जाकर अपना वेरिफिकेशन कराना होता था पैसा लेने से पहले, तो इसको देखने की जरूरत है कि किस रूप से कवर करना है, कैसे कवर करना है। तो आप लोग इस चीज को समझिएगा, उसको समझना होगा कैसे आपको कवर करना है, इस रूप से देखना होगा। तो ये चीज आप लोग को स्पष्ट समझने की जरूरत है कि अब होता क्या था, इशू इशू यह होता था कि किस रूप से इसको, मान लीजिए कोई बुजुर्ग 80 वर्ष का बुजुर्ग है, तो वो बैंक में कैसे जाएगा, जाने के लिए अक्षम होगा ना, 80 साल का बूढ़ा क्या लगातार प्रत्येक माह जा पाएगा, बताइए आप। और बैंक अपनी कानूनी प्रक्रियाओं में वो भी मजबूर है कि जब तक व्यक्ति विशेष को देखेगा नहीं तो पैसा कैसे ट्रांसफर करेगा। ऐसे बहुत से मामले हैं कि मैं जानता हूं पर्सनली भी, बहुत से लोग, और आप लोग आसपास भी देखते होंगे कि व्यक्ति बुजुर्ग का मृत्यु हो चुका है, फिर भी पेंशन उनको मिलता था लगातार, और ऐसा नहीं हाल के वर्षों में हुआ जब तक ये नहीं आया था। तो इससे है ना, फिर मान लीजिए इस तरह बहुत से लोग ऐसे होते थे जो इस पैसे को रख लेते थे, या तो वापस जब वो बैंक को करते थे बहुत सी प्रक्रियाओं को आजमाना पड़ता था, तो जिससे होता क्या था कि इससे आपको ये चीजें कवर नहीं हो पाती थी, लोग परेशान होते थे तो कागजी में। तो इसलिए यह और फेस आर्टिफिकेशन प्रणाली को डेवलप किया गया, जिसमें क्या होता था, इस ऐप के भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार पर बुजुर्ग एक ऐप के सहारे घर बैठे जीवित होने का प्रमाण बैंक को दे देते थे, और बैंक इससे कोऑर्डिनेट होती थी, तो बैंक उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देता था। तो अब उनको बैंक आने की जरूरत नहीं, पूरी सरकारी प्रक्रियाओं से छूट मिल गई और वो बेहतर रूप से काम करने लगे।
इसी तरह 3 लाख बुजुर्ग फेस ऑर्थोपेडिक्स इसके माध्यम से जीवित के प्रमाण दे चुका है और लगातार इसकी संख्या बढ़ रही है। तो ये बुजुर्गों के लिए एक रामबाण की तरह काम किया, उनको है ना इस प्रकार के चीजों से सॉरी तो इस प्रकार से देखा क्या गया कि बुजुर्गों को ना बहुत लाभ हुआ। तो उसी में 2014 में ही पेंशनधारियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो पीटी फैक्ट में आप लोग से पूछा जा सकता है कि पेंशनधारियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कब से प्रारंभ किया गया। इसके लिए बैंकों में फिंगरप्रिंट और आइरिस बायोमेट्रिक्स जरिए पेंशनधारियों को जीवित प्रमाण पत्र लिया जाता था। तो 2014 से पहले ऐसे घटनाक्रम होते थे जहां पर लगातार मृत्यु होने के बाद भी, लाभार्थी की मृत्यु होने के बाद भी उसके लोग पैसे उनके खाते में जाते थे। तो इस प्रकार से अतिरिक्त रुपया उन पर खर्च हो जाता था, तो सरकार पर दबाव आता था। इस समस्या को निदान करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई। उसी 2000 पहले से 2014 के पहले डॉक्टर से प्रमाण पत्र बनवाकर देना पड़ता था। हालांकि 2020 में कोरोना महामारी में बाद बुजुर्गों के लिए अत्यंत खतरे उत्पन्न हो गए थे। इस सब सारी समस्याओं को दूर किया गया और ये फेस आर्टिफिशियल प्रणाली जो ईडीआई से गत वर्ष शुरू किया गया है, ठीक ना। तो आप देखिए यहाँ पर चीजों को समझिए, क्यों कौन सी योजना सरकार के लिए सरकार लोगों के लाभार्थी के रूप में उपयोग। तो आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है कि मेंस में या पीटी में कहीं भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इसका लाभ क्या है। मेंस में पूछा जा सकता है इस योजना के लाभ किस किस रूप से। तो जो मैंने आप लोगों को बताया ना, तो उसके प्रक्रियागत प्रॉब्लम की समस्या हो गई, मानवीय रूप से भी समस्याओं को देखा जा सकता है। तो ये सब चीजें आप लोगों को लिखना होगा, समझना होगा। आपके की नोट्स देखिएगा, हाल ही में देखिए चर्चा में रहा था यूडीआई, ध्यान रखिएगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, तो ये सांविधिक प्राधिकरण है। और सांविधिक प्राधिकरण क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इस पर मैंने लगातार बातें करता रहता हूँ। संवैधानिक संस्था क्या, संवैधानिक अधिकार क्या होता है, सांविधिक अधिकार क्या होता है और सांविधिक प्राधिकरण क्या होता है, आप लोगों को मैं बताया भी हूँ, कवर भी किया हूँ। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सांविधिक प्राधिकरण क्या है, ये इसका नाम सांविधिक प्राधिकरण ही क्यों रखा गया। तो देखिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे यूआईडीएआई उदय कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा 12 जुलाई 2016 को आधार अधिनियम 2016 पुनः इसको अपडेट किया गया था के प्रावधानों को पालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित वैधानिक प्राधिकरण है। तो यह प्राधिकरण आपको कब आया, 2016 में, 12 जुलाई 2016 में अपडेट हुआ। अधिनियम, आधार अधिनियम जो था 2009 का, उसे पुनः संशोधन करते हुए इसे प्राधिकरण बना दिया गया। अब यहाँ पर क्या प्राधिकरण के संदर्भ में बातें की जाती है, तो उसे आप लोग देखिए। यूआईडी आपको उदय की स्थापना भारत सरकार द्वारा जनवरी 2009 में योजना आयोग के तत्वाधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी। अब इसे यूआईडीएआई भारत में सभी निवासियों के लिए 12 अंकीय पहचान पत्र, विशिष्ट पहचान आपको नंबर जारी करता है। और यह यूपीएससी में इससे प्रश्न पूछा, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे तो आधार से प्रश्न पूछा है और यह 2 या 3 बार इससे प्रश्न पूछा है, ध्यान रखिएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे हो तो मुझे बताइएगा किस वर्ष पूछा है, ध्यान रखिए। जिनको लगातार मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, तो जो लोग एक्टिव मोड में होंगे ना तो वो जरूर बताएंगे। बाकी लोगों का तो कहानी कही नहीं सकता, जितना भी मैं आप लोगों को गाइड कर दूं किस रूप से आप लोग को पढ़ना है, कितना क्या करना है। बस आप लोग को चाहिए क्या कि पीडीएफ चाहिए, ध्यान रखिएगा। आपको बुक्स का चाहिए और आपको बनी बनाई मटेरियल चाहिए, ठीक ना। आप खुद से जब तक मेहनत नहीं करेंगे ना चीजों को समझने का, तब तक कोई इसका मतलब नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आप बोझिल पढ़ाई करते चलिएगा और आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। इस चीज को आप लोग बार बार मैं बोलता हूं, जब सिलेक्शन चाहिए ना खुद को तराशिए, खुद को मजबूत कीजिए। बार बार प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर दीजिए, प्रश्न कहाँ से आ रहा है उसको सर्च कीजिए। मैंने बोला कि हाँ ये प्रश्न यूपीएससी में आ चुका है, तो स्वयं सर्च कीजिए, प्रीवियस ईयर यूपीएससी का क्वेश्चन निकालिए। आपको तो मार्केट में बैंक भी मिल गया, क्वेश्चन बैंक का एक संग्रह होता है, आप कोई भी एक ले सकते हैं, पिछले 25 साल का
कवर किया जाता है। तो आप लोग कम से कम 2011 के बाद के न्यू क्वेश्चन को तो देख ही सकते हैं ना। तो आप लोग सर्च कीजिए ये क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया यूपीएससी में। अगर इतना ही आप लोग काम कर लीजिएगा ना तो आपका एग्जाम 50% के आसपास पहुंच जाएगा, आप क्रैक कर जाइएगा। बाकी 50% क्या होगा, जो आप पढ़ रहे हैं, जो चीजें समझ रहे हैं, उसको एग्जाम हॉल तक कितना कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर ये दो काम आप लोग कर लिए तो आपका कोई भी एग्जाम, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, कोई भी पीटी मेंस के स्तर पर नहीं रुकेगा। और इंटरव्यू रही, इंटरव्यू का बात यह है कि आप समग्र ज्ञान कितना प्राप्त किए हैं, किसी टॉपिक के बारे में कितना आपके पास ठोस जानकारी है, ये आप जब कर लेते हैं तो आपका यूपीएससी भी क्लियर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको करना होगा। तो यहाँ पर दो चीजें याद रखिएगा कि जो 12 अंकीय विशिष्ट पहचान दिया जाता है उसमें 31 अक्टूबर 2021 तक न्यूनतम आंकड़ा के अनुसार लगभग 131.61 करोड़ लोगों को आधार नंबर जारी किया गया है। तो यह आंकड़ा आप लोगों को कवर करना, याद रखना है। हालांकि यह नहीं पीटी में पूछेगा, फिर भी देखिए जब मेंस लिखते हैं तो इसकी व्यापकता को समझाने के लिए यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो आंकड़ों से ही समझा पाइएगा ना। अब 131 करोड़ जनसंख्या को अगर यह दिया जा रहा है तो यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना होगी ना, इससे बहुत से एस्पेक्ट जुड़े होंगे ना। क्यों इतना सरकार इस योजना पर पैसे खर्चा कर रही है, क्यों इतने लोगों के साथ रजिस्ट्रेशन करवा रही है। मान लीजिए उससे पहले वोटर आईडी तो है ना हमारे पास, पहचान पर ड्राइविंग लाइसेंस बहुत लोगों के पास है, बहुत सी चीजें हैं, तो उससे भी तो वेरिफिकेशन किया जा सकता है। पर आप सोचिएगा कि यहाँ पर इससे ही क्यों सरकार इस पर काम कर रही, तो आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। पर आपको यह समझने की जरूरत है, तो मेंस में ऐसे ही राइटिंग किया जाता है, उसकी गंभीरता को नहीं समझिएगा तो चीजें नहीं हो पाएगी। चलिए अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर क्या रखना है याद, कि एक सेकंड यहाँ पर मैं ऊपर कर दूं, एक्चुअली नीचे आ जाता है ना तो उसको बार बार ऊपर करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हाल ही में, सॉरी, हाल ही में देखिए परीक्षा नियंत्रण नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कैग है, तो कैग ने एक रिपोर्ट जारी किया था, आलोचना रिपोर्ट इसको बोला गया था। तो यह 2015 से 19 के बीच के डाटा को संग्रह करके 2021 में मे बी हमको लगता है अप्रैल या मई में यह डाटा आया था, मुझे जहां तक रिकॉल हो रहा है। मैं, हाँ, अप्रैल या मई में आया था ये रिपोर्ट 2022 में। तो आप इसे देखिएगा, यह आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इससे प्रश्न, पीटी या यूपीएससी के पीटी में या तो मेंस में, क्योंकि जब भी कैग रिपोर्ट देता है ना उससे प्रश्न की संभावनाएं बढ़ जाती है। और ये इतना महत्वाकांक्षी योजना, अगर उसमें कैग ने रिपोर्ट दिया है तो कुछ प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है बोर्ड के द्वारा, यूपीएससी बोर्ड हो या तो यूपीएससी आयोग हो या तो आपको स्टेट पीसीएस के आयोग हो। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि कैग की रिपोर्ट। अब क्वेश्चन बताइए मुझे यहाँ से, तो मैं आगे बढ़ूंगा। कैग की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया, आर्टिकल के तहत किया गया, आर्टिकल, सॉरी एक्ट नहीं, आर्टिकल के तहत। वर्तमान में कैग कौन है, कौन से नंबर के हैं, और साथ में हाल ही में कैग से संबंधित कुछ संशोधन भी किया गया है क्या, आप लोग बताइएगा। मैंने कुछ चर्चा किया था, कैग के संदर्भ में कुछ संशोधन की बात हुई थी, और इसकी शक्ति सीमा क्या है, शक्ति सीमा क्या है, इसकी कैग से संबंधित कुछ संक्षिप्त जानकारियां हैं। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में आज जो भी एक्टिव स्टूडेंट है सभी का नजर आना चाहिए। देखिए आप लोग मुझे ना थैंक यू कमेंट सेक्शन में नहीं कीजिए, थैंक्स सर, थैंक यू सो मच सर, आप वेल डन हो, आप ग्रेट हो, ये सब मत लिखा कीजिए। मुझे ये सब टेक्निक पसंद नहीं है। ये सब और सब टीचरों को पसंद होगा जो अपनी पढ़ाई अपने मुंह से करवाता है, स्टूडेंट से करवाते होंगे। मैं ये आप लोग से चाहता हूँ ना, आप इसका आंसर दीजिए। अगर आंसर का लिस्ट अगर ज्यादा होगा ना मैं ज्यादा खुश होऊंगा, मैं ज्यादा इसमें और भी मेहनत करने का प्रयास करूंगा। आप लोग इस फॉर्मेट को समझिए। आप है ना यहाँ पर थैंक यू सो मच सर, यू आर ग्रेट सर, आप बहुत अच्छे, ग्रेट एनालिसिस सर, ऐसा एनालिसिस मैंने नहीं देखा। हाँ ये एक पार्ट हो सकता है, कभी कभी आ गया जो आपने फील किया, लिख सकते हैं। पर प्रयास कीजिए कि आप जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपका इंटरनल है ना चीजों को ठीक कर देगा। ये सब चीजें हमको बार बार प्रश्न में पूछा जाता है और आप लोग यही सिली मिस्टेक बार बार कर देते हैं।
तो इसे आप लोग कवर किए। चलिए हम लोग आते हैं इस आलोचना रिपोर्ट पर। तो यह आप लोग को कवर कर लेना है, क्योंकि यह देखिए जो आधार का चीजें था यहाँ पर मैं कवर कर दिया, और बाकी आधार का जो आलोचना रिपोर्ट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे पहले आधार पर विस्तृत एक बार और भी वीडियो एनालिसिस हुआ है, तो जो लिस्ट शेयर किया जाता है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर, उससे आप लोग देख लीजिएगा ताकि चीज़ों को कवर किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए आलोचना रिपोर्ट दिया गया जिसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आलोचना की गई है, जिसमें यह आलोचना देश के स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम प्रदर्शन समीक्षा का एक हिस्सा है, जिसे वर्ष 2015 से लेकर 2019 के बीच 4 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। ध्यान रखिएगा, यह प्रथम प्रदर्शन समीक्षा किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहा है आधार या युद्ध या उदय, उसको है ना समझने के लिए यह समीक्षा किया गया था। तो यह प्रथम था, क्योंकि 2016 आपको देख ही रहे होंगे 2016 में युद्धया को सार्वजनिक संगठन के रूप में प्राधिकरण के रूप में से स्थापित किया गया, तो उसके बाद चीजों को कवर किया गया है। तो 15 से वर्ष 2019 के बीच तो चिंता का विषय क्या क्या यह रेखांकित किया, इसे आप लोग देख लीजिए। तो चिंता का विषय के रूप में आप देखते हैं कैग के रिपोर्ट के अनुसार जो यूआईडी है यह है कि डुप्लीकेट होने के कारण, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आधार होने के कारण आपको क्या करता है, लगभग 4,75,000 से अधिक आधार नंबर 2 नवंबर 2019 तक को रद्द करना पड़ा। तो ये आंकड़ा देता है कि डी डुप्लीकेशन की समस्या देखने को मिल रही है। यह डेटा स्पष्ट करता है या डाटा स्पष्ट करता है कि 2010 के बाद 9 वर्षों के अवधि के दौरान औसतन एक दिन में कम से कम 145 आधार सृजित किए गए, जो कि डुप्लीकेट नंबर थे जिन्हें रद्द करना अनिवार्य था। तो इसका मतलब कोई फर्जी वर्क हो रहा है ना, इसके संदर्भ में बात किया जा रहा है। अब वो फर्जी का स्तर किस लेवल पर है, कहाँ हो रहा है, ये फर्जी डुप्लीकेट का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा रहा है, इसके संदर्भ में सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। सोच लीजिए, यह बात की गई थी, तो यह आपको समझने की जरूरत होगी। इसका नोट याद रखिएगा। नोट यह कहता है कि आधार प्रणाली का उद्देश्य क्या था कि एक विशिष्ट पहचान स्थापित करना है, अर्थात इस प्रणाली के तहत कोई भी व्यक्ति 2 आधार संख्या प्राप्त नहीं कर सकता है। साथ ही एक विशिष्ट व्यक्ति के बायोमेट्रिक्स का उपयोग विभिन्न लोगों के लिए आधार संख्या प्राप्त करने हेतु नहीं किया जा सकता। फिर भी 4 लाख 4.5 लाख से अधिक लोगों का डुप्लीकेट आपको आधार प्राप्त हुआ है। तो ये कैसे हो रहा है, सिस्टम के स्तर पर हो रहा है या कोई जैसे फर्जी नोट जारी किया जाता है, नकली नोट ना, क्या वैसे फर्जी आपको आधार कार्ड जारी किया जा रहा है या कोई ऐसा गिरोह लगा हुआ है, उस पर चर्चा की गई थी, बातें की गई थी, सरकार को नोटिफाई किया गया था। तो ये सोचने वाली बात है, जब एक कार्ड एक विशिष्ट लोगों के लिए जारी हो रहा था तो इतना 4.5 लाख का डुप्लीकेट कार्ड कैसे प्राप्त हुआ। तो हमें यह रिपोर्ट देता है, इसके डिमेरिट्स को बताता है। और निवास प्रमाण हेतु दस्तावेज नहीं लिया जाता, इसमें सबसे बड़ा डिमेरिट यह भी देखने को मिला इधर हालिया वर्षों में। तो इसे आपको चीजों को समझना होगा। क्या यह समझना होगा, यह पुष्टि करने के लिए कोई विशिष्ट प्रमाण या दस्तावेज या प्रक्रिया निर्धारित नहीं है कि आवेदक निर्दिष्ट अवधि के लिए भारत में रहा है अथवा नहीं। साथ ही आधार संख्या जारी करते हुए आवेदक की आकस्मिक स्व घोषणा के माध्यम से आवासीय स्थिति की पुष्टि कर देते, सेल्फ अटेस्टेड के माध्यम से ही इसका प्रमाण मान लिया जाता है कि वह व्यक्ति 12 महीनों में लगभग 185 से अधिक दिन आपको भारत के किसी भूभाग में रहा है। अगर वो ऐसा करता है, सेल्फ अटेस्टेड आपको कवर कर देता है या कोई इस प्रकार का डॉक्यूमेंट प्रूव कर देता है, जैसे कोर्ट का होता है ना, आप लोग नोटिफाई रोटरी क्लब से, तो आपको वो कवर करके भी आपको निवास प्रमाण पत्र जारी कर देता है और उसके बाद आधार कार्ड बनाना आसान होता। तो देखते होंगे रोहिंग्या मुसलमान का मामला हो या अवैध प्रवासियों का मामला हो, तो वहां पर सभी लोगों का आधार मिल जाता है। आधार मिल जाने के बाद वो बेझिझक किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टिया आधार ही चेक किया जाता है। अब मान लीजिए कोई टेक्निक ही पुलिस प्रशासन के पास नहीं कि आधार की संख्या को जांच किया जा सके कि यह वैध है या अवैध है। बस वो अंक डालेगा तो यह दिखाएगा कि हाँ, इस आधार नंबर का रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर में है।
पर यह कभी नहीं बता सकता है कि यह आधार किसी वैध व्यक्ति का है कि अवैध व्यक्ति का। ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए मेरा ही आधार नंबर कोई ले लेता है और उसी आधार पर फोटो डुप्लीकेशन करके डेवलप करके उस सॉफ्टवेयर में मेरे जगह पर किसी अन्य व्यक्ति का हो जाएगा, तो देखिए मैं अवैध हो जाएगा और वो वैध हो जाएगा। इस प्रकार के जो काम करते गिरोह ये अक्सर करते, तभी तो 4 लाख 4.5 लाख आधार को डुप्लीकेट किया गया है। इसके अलावा आवेदक की पुष्टि की जांच हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। ध्यान रखिएगा, केवल सेल्फ अटेस्टेड करके अगर दे दिया जाता है या तो कोर्ट का जो रोटरी कोर्ट होता है उसमें से आपको एग्रीमेंट कवर करके भी किया जाता है तो आपको आधार कार्ड दिया जाता है। नोट याद रखिएगा इससे रिलेटेड क्या, आधार संख्या केवल उन व्यक्तियों के लिए जारी होता है जो आवेदन की तारीख से, आवेदन की तारीख जिस दिन है, मान लीजिए आज 22 नवंबर है, तो आज से तारीख से पहले 12 महीने अर्थात 12 महीने 365 दिन हुआ ना, तो 365 दिन में केवल 182 दिन अगर भारत में रह रहा है तो उसको क्या हो, उससे अधिक रह रहा अवधि तो भारत का निवास मान लिया जाता है और उसे इसी आधार पर आधार कार्ड जारी कर दिया जाता है। तो सोचिए 365 दिन में 182 दिन केवल उसको रहना है, तो आप समझिएगा उन्हें आधार कार्ड अवेलेबल हो जाता है। और यह यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। अब किस वर्ष पूछा गया आप लोग सर्च कीजिएगा, जो भी एक्टिव स्टूडेंट होंगे वो सर्च करिएगा, देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, एक सेकेंड, नेक्स्ट बात होगा सॉरी, पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों, ये भी यूपीएससी में से प्रश्न पूछा है और स्टेट पीसीएस में। ध्यान रखिएगा, बाल आधार नामक एक पहल के तहत बिना बायोमेट्रिक्स वाले बच्चों को, नवजात शिशुओं को आधार कार्ड जारी करने के लिए UDAI अर्थात UIDAI ने कदम की भी ऑडिट आलोचनात्मक की है कैग ने। अब क्यों की इसे समझने की जरूरत है। एक दृष्टिया तो लगेगा ना कैग पागल हो गया है, अगर बच्चों को दिया जा रहा है तो अच्छी बात है, पर उसके डीमेरिट्स क्या है ये बताता है। यह बोला गया इस आलोचनात्मक रिपोर्ट में ना कि जो इस समीक्षा के कार्य करने की आवश्यकता है क्योंकि 5 वर्ष की उम्र के बाद बच्चे को नए नियमित आधार के लिए आवेदन करना होता है। वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के अलावा UIDAI 31 मार्च 2019 तक बाल आधार के मुद्दे पर 310 करोड़ रुपए अतिरिक्त परिव्यय व्यय किया है। तो सोचिए कितनी बड़ी धनराशि प्रत्येक वर्ष व्यय होता है इस बाल आधार के संदर्भ में, कि इस प्रकार के डाटा जो 5 वर्ष की उम्र के बच्चे जब अपना बच्चे नियमित आधार के लिए आवेदन करना होता है तो इस प्रकार की चीजों को कवर करता है। तो इसके लिए 310 करोड़ अतिरिक्त खर्चा परिव्यय सरकार को करना पड़ा। उसी के बाद साथ ही साथ एक चीज और भी याद रखिएगा, जो ICT सहायता के दूसरे चरण में 2021-22 के लिए आपको क्या हुआ, राज्यों और स्कूलों की मुख्य रूप से नाबालिग बच्चों के आधार जारी करने हेतु लगभग 288.11 करोड़ रुपया अतिरिक्त राशि खर्चा किया गया, अर्थात 500 से 600 करोड़ के आसपास अतिरिक्त राशि इसके लिए इसी संदर्भ में की गई। तो ये बहुत बड़ी राशि होती है, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें कवर करना आपको। क्यों कैग ने इसका आपको कवर किया था। उसके बाद आपको लगातार त्रुटिपूर्ण नामांकन प्रक्रिया है। कैग का यह भी मानना है कि जो प्रक्रिया इसमें अपनाई गई वो त्रुटिपूर्ण है। कैसे है, ऐसा प्रतीत होता है कि UIDAI नामांकन के दौरान खराब गुणवत्ता वाले डेटा को फीड किए जाने पर बायोमेट्रिक्स अपडेट हेतु लोगों से शुल्क लिया जाता है। आप लोग बार बार देखते हैं ना, जाके लोगों से शुल्क लिया जाता है कि हाँ आपका फोटो खराब है, आपका मोबाइल नंबर नहीं इसमें ऐड है, उसके बाद आपका बहुत सी चीजें मतलब फिंगरप्रिंट नहीं है, तो ये सब कह के आपको जो नजदीकी जो सेंटर है, आधार सेंटर है जहाँ पर अपडेशन होता है, या बैंक में, अब तो पहले तो बहुत जगह ओपन किया गया था, बैंक में या तो डाकघर में ही होता है ना, तो पहले ये सब समस्या आपको देखने को मिलता है। इसके एवज में मोटी रकम आपको ऐठी जाती थी आप लोगों से, सभी लोगों से। तो आपको खराब गुणवत्ता कह के केवल मात्र आपको यह चीजें की जाती थी। इसके संदर्भ में भी
कैग ने कुछ बातें की है। अब उसके बाद क्या बोला कि खराब गुणवत्ता वाले बायोमेट्रिक्स जिम्मेदारी नहीं ली और आम लोगों पर आरोप लगाया कि इसके लिए शुल्क भी लिया जाता है। आधार नंबरों के वास्तविक दस्तावेजों से मिलान नहीं करना एक समस्या यह भी है। जैसे आपको यह देखने को मिलता होगा कि यूडीआई डेटाबेस में संग्रहित सभी आधार नंबर निवासी जनसांख्यिकीय आधार पर आपको कवर किया जाता था और ये समस्या दस्तावेज के संदर्भ में देखा जाए। वर्ष 2016 में यूडीआई एकत्र संग्रहित निवासी डेटा की शुद्धता और पूर्णता के बारे में भी संदेह व्यक्त किया है। तो देखिए क्या किया है, दो तीन चीज याद रखिएगा। आपको पहले तो आधार के और उसके वास्तविक डाटा के संदर्भ में चिंता व्यक्त किया गया है। त्रुटिपूर्ण नामांकन प्रक्रिया के संदर्भ में चिंता व्यक्त की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों के बारे में। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का जो बाल आधार दिया गया 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए तो सही है। अब 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चे का जो आधार दिया है उसके संदर्भ में क्या जरूरी है, यह भी बातें बोलता है कि अतिरिक्त परिव्यय किया जाए। जब 5 वर्ष के बाद हम लोग अपडेट करते ही हैं तो उसको 0 से लेकर 5 वर्ष तक के लिए बाल आधार क्यों कॉन्सेप्ट लाना, यह भी एक चीजें पर चिंता व्यक्त किया गया केक के द्वारा। उसके बाद निवास प्रमाण हेतु दस्तावेज नहीं दिया जाना, उचित प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाना, इसके लिए भी आपको चिंता व्यक्त किया। तो आप लोग ये सब चीजों को कवर कीजिएगा। बाकी आधार से संबंधित और भी चर्चा पहले के वीडियो में किया जा चुका है तो आप उसे कवर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट बात यह करना कि एक पीटी फैक्ट आपको यहाँ, यूएई के जो विदेश मंत्री हैं 2 दिन के लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं, उनका नाम शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान है, जो आपको भारत दौरे पर आ रहे हैं 2 दिवसीय 21 और 22 नवंबर को। तो पीटी फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अच्छा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि वर्तमान में वहां के संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात में अभी हाल में चर्चा क्यों रहा है, क्यों चर्चा में है अभी अरब संयुक्त यूएई हाल ही में चर्चा का कारण कुछ रहा है, तो आप लोग बताइए जिनको याद होगा। तो चलिए आगे हम बताते हैं, आगे भी कवर करते हैं। न्यूज को कवर करने के लिए देखिए आगे बढ़ना होगा, तब तक आप लोग चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में आप प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उसको उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सभी एक्टिव जिनसे मैं लगातार बात करता हूँ ना, सभी लोग के लिए अनिवार्य प्रक्रिया है, उनको देना ही होगा, क्योंकि मैं आप लोग को समय दे रहा हूँ। किसी को 20 मिनट, किसी को 30 मिनट, किसी को 40 मिनट, किसी को 50 मिनट। अगर मैं आप लोगों के लिए समय निकाल के आप लोगों से बातें करता हूँ, आपको टाइम दे रहा हूँ, तो आप भी अपना समय निकाल के इस पर कमेंट सेक्शन कीजिए। अब यह देखिए प्रक्रिया ऐसे ही चलेगी। आपको ये लगता है कि सही है तो ठीक है, नहीं लगता है तो आप या तो प्रश्न देने का उत्तर आप कॉन्सेप्ट समझिए, नहीं तो आप चीज़ों को इसमें मैं आपको कमी कर दूंगा। फिर क्यों आप पर मैं समय बर्बाद करूंगा, और भी चीज़ें मेरे पास काम करने के लिए है ना। आपको मैं समय इसलिए देता हूँ कि आपकी भलाई हो, तो आप जब अपना भलाई ही नहीं करना चाहते, करवाना चाहते, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना। तो सभी लोग जो मुझसे बात करते, कम से कम उनसे तो उम्मीद है कि सभी लोग आंसर देंगे। आज कमेंट सेक्शन में आप लोग सारे के सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। जो भी लोग हैं जो मुझसे कंटिन्यूटी बात करते हैं समस्याओं को लेकर, अब कोई एक्सक्यूज किन्हीं के साथ नहीं चलेगा। बहुत आप लोग है ना चीज़ों का लाभ लाभ दूसरे संदर्भ में ले रहे हैं, जहां लाभ जिस संदर्भ में लेना वो नहीं लेते, बाकी सारी चीजें समझ लेते हैं आप लोग। अब देखिए यह डाटा आप लोग आज कवर कर लीजिएगा। कल का मैंने आप लोग को नहीं बोला था कवर करने के लिए, आज का यह सड़क सुरक्षा के संदर्भ में डाटा कवर कीजिएगा। उसी पेज में ऐड कर लीजिएगा जहां आप लोग को बताया गया है। आप लोग सड़क सुरक्षा के संदर्भ में डाटा कवर कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले 5 साल का डाटा दिया गया, 2017 से लेकर 21 के बीच 5 साल में सड़क दुर्घटना की हो रही मौतों के संदर्भ में। तो यह आप सड़क सुरक्षा में ये डाटा यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा ताकि डाटा की कमी आप लोग की कॉपी में नहीं होनी चाहिए, आंसर राइटिंग में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, बिहार सरकार को फटकार लगाया है, जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ऐसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। क्योंकि देखिए फार्मासिस्टों और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बिहार सरकार द्वारा सोमवार को फटकार लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें अदालत ने उसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ न करने की अनुमति दी गई है और जस्टिस एस आर शाह और जस्टिस एम एस सुंदरेश की पीठ ने जो फार्मासिस्ट मुकेश कुमार द्वारा
राज्य में प्रैक्टिस करने वाले फर्जी फार्मासिस्टों और खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब पटना हाई कोर्ट में आदेश के खिलाफ अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है और 9 नवंबर 2019 को कुमार ने फर्जी चिकित्सकों के नाम देने को कहा था ताकि उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई किया जा सके और पीठ ने यह गंभीर मुद्दा माना है। देखिए, माना जाता है ना, आपके आसपास अगर सिस्टम सही हो ना तो व्यवस्थाएं सही चलने लगती है। तो आप सभी लोग इससे पीड़ित होंगे फर्जी डॉक्टरों से। उनके यहाँ अनायास फर्जी डॉक्टरों के पास भीड़ देखने को मिल जाता है, उससे मोटी रकम ऐंठी जाती है। आप लोग झोला छाप डॉक्टरों का नाम सुने होंगे। तो ये सब चीज़ें ना फटकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार को लगाई गई। ऐसा केवल बिहार में ही नहीं है, यूपी में भी आपको मिलने को देखने को मिले, एमपी के स्तरों पर देखने को मिल जाएगा। हद तो तब हो जाती है ना जब सिस्टम अपनी जवाबदेहिता तय नहीं कर पाती है। मैं पर्सनली ऐसे क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में वर्क करता हूँ ना, मैं किया हूँ कुछ दिनों तक, तो मैं पर्सनली ये जानता हूँ ना कितने डॉक्टर लोग कितने पानी में हैं। एक दो डॉक्टरों की मैं एग्जांपल यहाँ दूंगा ना। ड्रग्स में लेते हैं, ड्रग्स होता है ना, ड्रग्स में लेते हैं, ड्रग्स स्वयं लेते हैं और वो इलाज करते हैं दूसरों का। अब सोच लीजिए जो व्यक्ति ड्रग्स का आदी होगा उसकी मानसिक क्षमता कितना डेवलप हो रहा होगा, वो किस प्रकार से मानसिक तनाव से गुजर रहा होगा। ड्रग्स लेता है, लगातार वो लेता है, उसके घर में उनके घर में लगातार इस प्रकार की लड़ाई झगड़े होते हैं। पर देखिए यहाँ पर बात है कि इस प्रकार की परिस्थिति में भी लोग हैं उनसे इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। सरकार के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि इस प्रकार के लोगों को इस प्रकार के चीज़ों से बाहर निकाल सके या उन्हें दंडित कर सके। आप सोचिए, एक ऐसे डॉक्टर को, जब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर एक ऐसे भी डॉक्टर हैं जो कहीं से आते हैं, अपना गृह स्थल उनका कहीं और है, ड्यूटी कहीं और है, हमारे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर है। वो आते हैं तो उनके ग्रुप आते हैं, 2-4 लोगों का ग्रुप आता है, वो पार्टी करते हैं। अब पार्टी में क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं। और यह नहीं 1-2 दिन की बात रहे तो चलिए हाँ 1-2 दिन पार्टी कर लिए, कोई इशू नहीं, क्यों, ह्यूमन है, पार्टी करेगा ही, एंजॉय करना चाहिए। पर जिस दिन वो आता है ड्यूटी करने उस दिन ही पार्टी केवल करता है। तो देखिए बात यह है कि सिस्टम के पास वैसे कोई सिस्टम डेवलप है ही नहीं कि इन जैसे डॉक्टर, फर्जरी डॉक्टर मैं इसे कहता हूँ, इस प्रकार के फर्जरी जो डॉक्टर है ना, जो एक तो सर्टिफिकेट से फर्जी डॉक्टर होते हैं ना, एक कार्य से फर्जी डॉक्टर होते हैं। तो दोनों पर सरकार को देखना चाहिए कि देखिए केवल फर्जी डॉक्टर के संदर्भ में जो सर्टिफिकेट बनाया है उसी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई इन फर्जरी डॉक्टरों के द्वारा भी होनी चाहिए कि अपने कार्य के प्रति वफादार नहीं है, कि आपकी जवाबदेहिता कैसे तय की गई है। अब बताइए जो व्यक्ति पार्टी करेगा, दारू पिएगा और चीज़ों को करेगा, तो अगर मान लीजिए कोई केस आता है तो केस उस समय कैसे सॉल्व करेगा। तो ये सब डिमेरिट धरातल स्तर पर, किताबी स्तर पर तो बहुत सी चीज़ें पढ़ने पढ़ाने को मिलता है, पर धरातल के स्तर पर आपको यही चीज़ें मिलेगा। आप जाइए, कोई सरकारी डॉक्टर जाके निजी क्लिनिक में जाके वर्क करता है, करता ही है, तो इसके लिए कोई सिस्टम डेवलप करके, कठोर सिस्टम डेवलप किया ही नहीं गया। अगर होता भी है तो क्या होता है, मॉडरेशन हो जाता है, उसे लिपाक पोती कर दी जाती है। अगर मान लीजिए इस प्रकार कोई सरकारी डॉक्टर जाके निजी निजी क्लिनिक या निजी हॉस्पिटल में जाके काम करता है, उसके सर्टिफिकेट को रद्द करिए। देखिए एक बार पूरे मार्केट में अगर जितने भी डॉक्टर्स है जो इस प्रकार के काम करे, एक बार सर्टिफिकेट रद्द करके तो देखिए देखिए कैसे हड़कंप मचेगा लोगों में। पर सिस्टम उस हद पर जाती ही नहीं है, उसे भी बहुत सी चीज़ों को करना होता है, लिपापोती करनी होती है, तो ये सब पार्ट है। तो ये सब चीज़ समझना होगा। धरातलीय स्तर पर कुछ और है, किताबी स्तर पर कुछ है। हाँ, इसे आप लोग अपने आंसर राइटिंग में मत लिख दीजिएगा इतने व्यापक तौर पर, ठीक है ना। चीज़ों को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, उसको भाषा चेंज करके आप लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। अब इस तरह का मैं जो बातें कह रहा हूँ वो मत लिखिएगा, नहीं तो होगा क्या कि नेगेटिव सेंस चला जाएगा। बस समझने और समझाने के स्तर तक इसे जानिएगा और थोड़ा सा जब आएगा आंसर तो उससे शब्द भाषा सही कीजिएगा। अब देखिए एक आईटी, सौर ऊर्जा आईटी क्षेत्र में स्वदेशी शक्ति के रूप में आपको नैनो सिल्वर पेस्ट की चर्चा हो रही है। तो उसी में भारत अब सोलर पैनल जो है, मदरबोर्ड, चिप, बायोसेंसर जैसे उपकरण को प्रयोग करेगा। माइक्रो सिल्वर पेस्ट के लिए विदेश पर निर्भर नहीं रहना होगा, भारत में इसकी
उत्पादन की प्रक्रिया जारी हो गई है, जिसके आधार पर बीएचयू के अटल इनोवेशन सेंटर से जुड़े स्टार्टअप द्वारा 15 से 20 किलोग्राम नैनो सिल्वर पेस्ट प्रतिदिन बनाया जा रहा है। और यह देखिए, सौर ऊर्जा का प्रयोग सस्ता हो जाएगा, परोक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण मजबूती मिलेगी। और साथ में जर्मनी, अमेरिका, यूके, ताइवान, सिंगापुर आदि देशों से माइक्रो सिल्वर पेस्ट जो लाया जाता था, आयात करने के लिए भारत अभी तक हर वर्ष लगभग 30,000 करोड़ खर्च करता था, वो अब बच जाएगा। अटल इनोवेशन सेंटर क्या है? बायोनेटिक्स नेशनल आपको साइकेट्रिक्स रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपनी स्टार्टअप कंपनी बनाई है, उसी में आपको यह काम मिला है। बेहतर परिणाम देने वाला है बीएचयू बना पेस्ट या जिसमें क्या मात्रा मिलाया है, ये आप लोग को देखिए। नैनो सिल्वर पेस्ट का प्रयोग सौर और आईटी क्षेत्र में जुड़े उपकरणों की शुद्ध चांदी की मात्रा में 25% की कमी आएगी और यह आयातित माइक्रो सिल्वर पेस्ट की अपेक्षा बेहतर परिणाम देगा। एक सोलर पैनल में 0.1 ग्राम पेस्ट का प्रयोग किया जाता है और चांदी विद्युत ऊर्जा का सुचालक होती है और इसमें ऑक्सीकरण नहीं होने से जंग भी नहीं लगता है। यह इसका प्रमुख विशेषता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इसे पीटी फैक्ट के रूप में कवर करेंगे। देखिए, आज ये आप लोग जोखिम बढ़ाता है जनसंख्या असंतुलन, तो इसके संदर्भ में पहले भी आप लोगों को मैंने एनालिसिस किया हो, तो वही बातें हैं, बस अंतर डाटा को आज दिया गया। तो डाटा मैंने पहले भी आपको पूर्वोत्तर के राज्यों का डाटा दिया है और जम्मू कश्मीर का डाटा, केरल का डाटा मैंने आप लोगों को दिया था। उसी डाटा को आज कवर किया गया, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं बातों को दूसरे शब्दों में किया गया है। बस इसका आप लोगों को बेहतर तरीके से करना है, इस एनालिसिस को, इस आर्टिकल को आपको यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 द्विपक्षीय संबंध में कवर करेगा। भारत के विदेश नीति का स्वर्णिम दौर चल रहा है, तो ये दौर किस रूप से है, तो यह भी आप लोग को देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर दौर की बातें की गई है, देखिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये अब हो गया है गड़बड़, ठीक ना। क्या हो गया है कि जहाँ अंडरलाइन किया हुआ वहाँ पर सेलेक्ट हो गया। अच्छा, चलिए, ठीक हो गया। चलिए, कोई बात। देखिए, इस प्रकार की भी समस्या मुझे आती है, आप लोग समझते नहीं हैं मुझे किस किस स्तर पर समस्या आ जाती है। आप लोग को चीज़ें आसान लगती है हर चीज़। एक दिन कीजिए आप लोग अंडरलाइन, मैं कल आप लोग को पेपर भेजूंगा, सारे स्टूडेंट अंडरलाइन करके भेजेंगे, तब समझ में आएंगे कि मैं किस स्तर पर परेशानियां झेलता हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोग केवल है ना चीज़ों को हंसी मजाक में ले लेते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, होता है। देखिए, यहाँ पर बातें की गई है क्या, 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया गया। तो पहले पीटी फैक्ट के रूप में इसे याद रखिएगा, 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर जो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, उनका कहना है कि आने वाले समय में भारतीय राजनयिक भारत की विदेशी पहचान हितों को और अधिक मजबूती विश्व के मंच पर रहते हुए देखेंगे। अर्थात भारतीय राजनीतिक वर्ष 2047 तक भारत के बड़े लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इसी में भारत कितनी तेजी से सॉफ्ट स्टेट की पहचान को छोड़कर एक मजबूत और स्पष्ट हितों वाला देश के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर ली है, यह देखने वाली बात है, ये देख समझने वाली बात है। देखिए, पहले हम सॉफ्ट स्टेट के रूप में जाने जाते थे, तो उसके बाद बहुत से मुद्दों पर हम लोग स्पष्ट रूप से अपनी राय देखने लगे, जैसे रूस यूक्रेन के मामले में युद्ध के संदर्भ में वर्तमान सरकार का राय हो, या यूएनओ में आतंकवाद से संबंधित मामलों का राय हो, या तो आप देखते होंगे यूएनओ सुरक्षा परिषद के बदलाव की बात की जा रही है स्पष्ट, G20 में भारत का सम्मेलन में भारत की भूमिका के संदर्भ में बात हो, या तो COP27 में जो भारत का रुख है, भारत का जो स्पष्ट नीति है, उसमें आपको देखते होंगे कि भारत फर्स्ट लाइनर पर आकर वर्क करना चाहता है। तो पहले सॉफ्ट स्टेट में क्या होता था, सॉफ्ट स्टेट में हम लोग चीज़ों को एब्जॉर्ब करते थे, डिलीवर नहीं करते थे, एब्जॉर्ब की स्थिति में रहते थे। तो यही समस्या हमारे विदेश नीति में पहले हो, और इसी का अवसर दूसरे देश लिया करते थे। पहली विदेश नीति का पहला चरण जो था वर्ष 1947 से लेकर 62 था, जिसमें आपको गुट निरपेक्षता का दौर रहा था, जिसे कहा जाता था। और जब 62 का युद्ध हुआ था भारत चीन के बीच, यह कॉन्सेप्ट टूट गया, क्योंकि गुट निरपेक्षता में जो बातें की गई थी, आप लोगों को पहले भी कवर किया गया विदेश नीति। तो गुट निरपेक्षता में कौन कौन से बातों को कवर किया गया, कौन से सिद्धांत, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आप लोगों में, आप लोग जब 1 घंटे का न्यूज़ देखते हैं तो बहुत सी चीज़ों को कवर कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए।
इसके बाद 1962 से लेकर 1971 तक दूसरा चरण स्टार्ट हुआ। दूसरे चरण में क्या बातें की गई? दूसरे चरण में यथार्थवाद एवं सुधार के दौर कहे जाते हैं, अर्थात यथार्थवाद जैसे है वैसे रहने दो, काम आगे हम लोग करते चलेंगे। उसी में 1964 में भारत और अमेरिका के रक्षा समझौते किए गए और 1962 में चीन आक्रमण ने भारत के राजनीतिक देश में सुरक्षा, राजनीतिक, आर्थिक संसाधनों में विशेष बल देने की बात की गई। तो 1962 से 71 के दौर में यथार्थवाद के संदर्भ में विदेश नीति देखने को मिलता है। अब तीसरा चरण होता है वर्ष 1971 से 20 वर्ष 1991 के बाद। एक लंबे कालखंड में आपको क्या देखने को मिलता है कि विदेश नीति चेंज होता है। प्रारंभिक ध्यान अपने क्षेत्रीय संसाधनों के सहेजने, देखते हैं 1991 का उदारीकरण, इसी सॉरी इसी दौरान आपको देखने को मिलता है कि प्रारंभिक पाकिस्तान के साथ जो युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें दुर्भाग्य से इसका अंत श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की कार्रवाई के रूप में दुखद अध्याय के साथ होता है। तो देखते हैं कि ये दौर में कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। अब उसके बाद चौथा चरण 1991 से 99 तक चलता है, जिसमें आपको क्या है कि कूटनीतिक और राजनीतिक नीतियों में बदलाव आता है। धीरे धीरे आर्थिक नीतियों में समावेशन का डेवलप किया जाता है और विश्व शीत युद्ध के दौर खत्म होने के बाद पूरी तरह से एक ध्रुवीय अमेरिकी आधारित राष्ट्र विदेश नीति केंद्रित हो गया था वर्ल्ड का। उसमें भारत ने आर्थिक और कूटनीतिक क्षेत्रों में स्वयं बहुत तेजी से स्थापित किया और वर्ष 1998 में भारत ने अपना दूसरा नाभिकीय परीक्षण किया तो और भी स्थिति उभर कर सामने आता है। तो बताइए पहला नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? पीटी फैक्ट के रूप में बताइएगा। इस सब पर मैंने पहले भी कभी चर्चा कर चुका हूं, इसलिए प्रश्न पूछा जा रहा है। पांचवा दौर 2002 से लेकर 13 तक चला, जिसमें भारत और अमेरिका चीन के बीच शक्ति संतुलन को लेकर अहम किरदार बनकर उभरा भारत, और यही चीजें आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान स्वर्णिम दौर क्यों है इसे समझिए। छठा दौर 2014 के बाद वर्तमान संदर्भ में देखा जाता है, जहां ऊर्जावान, कूटनीतिक एवं शक्तिशाली निर्णयों का द्योतक देखा जा रहा है। जहां जयशंकर या तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो हर स्टेज पर फ्रंट लाइनर पर जाकर वर्क करना चाहते हैं। अब यूरोप में जाकर यूरोपीय मीडिया को यह बोलना कि आपकी समस्या केवल आपकी समस्या, विश्व की समस्या आपकी समस्या न होना, इस प्रकार के बयान देना भारत की फ्रंट लाइन कूटनीति का उदाहरण है कि आप उन्हीं देशों में जाकर यह शब्द बोल रहे हैं कि आपकी समस्या है, आपकी समस्या विश्व की समस्या होनी चाहिए और विश्व की समस्या आपकी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो इसके बहुत से मायने आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार पहला मुख्य बिंदु अर्थार्थवाद के संदर्भ में डेवलप होता है, दूसरा प्रमुख बिंदु अर्थव्यवस्था के संचालित कूटनीति के संदर्भ में होता है। तो देखते होंगे कि बैन भी लगाया जाता है तो भारत अपने निवेशकों के लिए, अपने लोगों के हितों के लिए जो नीतियां हैं वो बदलता है और संरक्षणवादी जो बाजार पद्धति का त्याग कर समावेशी वैश्वीकरण की बात करता है। अब देखिए इसके बाद तीसरा कारण आपको देखने को मिलता है इसका बिंदु बहुध्रुवीय वैश्विक क्रम में स्वीकार करना, जिसमें भारतीय विदेश नीति सफलता इस विषय को देखते हैं और अपनी वैश्विक संघाई कॉपरेशन और क्वाड आदि समूह प्रभावशाली उपस्थिति को देखते हैं। और हिंद प्रशांत का जो कॉन्सेप्ट है वो लगातार मजबूत हो रहा है, जहां पर भारत की स्थिति आपको मजबूत दिखती नजर आ रही होगी। इसी के संदर्भ में आपको पांचवा बिंदु वैश्विक परिस्थिति में के अनुसार निर्णय लेगा, जिसमें आपको अच्छी विदेश नीति अर्थात प्रतिस्पर्धाओं, जोखिमों, प्रतिफलों को वैश्विक स्तर पर अच्छी तरह से समझ विकसित करना है और वैश्विक समझ के संदर्भ में बातों को जाना है। इसी के संदर्भ में देखिए वैश्विक समझ के अभाव में बनाई गई नीतियां उस देश के लिए खतरा बन सकती है। वर्ष 1947 में कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में ले जाना, शीत युद्ध के दौरान चीन एवं रूस के बीच दूरियां को सही समय पर भांपने की गलती करना और अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर चीन के इरादों को नहीं समझ पाना, अमेरिका में चीन के लिए पाकिस्तान की जरूरतों की गंभीरता से नहीं लेना और भारतीय विदेश नीति की वैश्विक परिपक्वता को दर्शाता है कि किस प्रकार की गलतियां हम लोग वैश्विक विदेश कूटनीति में किए हैं, जो कहीं ना कहीं भारत के विदेश नीति को प्रभावित किया, उसके अवसरों को प्रभावित किया। तो ये सब चीजें हमको समझने की जरूरत है।
और आजाद ऐसी गलतियों के कारण ही आजादी के बाद वैश्विक पटल पर भारत एक पक्षपाती एवं अवास्तविक रवैया कायम रहा और वर्ष 2014 के बाद इस परिस्थितियों में व्यापक परिवर्तन दिख रहा है। तो अगर मान लीजिए ये सब के संदर्भ में देखिए, उस समय परिस्थिति के संदर्भ में चीजें उभर कर सामने है। अगर इन सब मामलों में समय के साथ रहते हुए सक्षम नीति अपनाई जाती तो अभी भारत की स्थिति और भी कुछ अलग हो सकती थी। तो चीजें हम लोग को समझने, कूटनीति है ना, या तो आपकी जो नीतियां हैं, कोई व्यक्ति विशेष की नीतियां दूरगामी तभी हो सकती है, प्रभावी तभी हो सकती जो सही समय पर सही निर्णय को स्थापित किया जाए। अब ऐसा मान लीजिए, अब यूक्रेन के मामले, रूस यूक्रेन के मामले में बैन किए हुए, मान लीजिए रूस से तेल खरीदना बैन किए हुए, पर भारत भी मान लीजिए अमेरिका के संदर्भों में बातों को लेता तो अभी जो मूल्य है तेल का ना, वो आसमान छूता। तो क्या हमारे जो अभी मान लीजिए 100 रुपये से पेट्रोल लोग भरा रहे हैं, अगर 200 रुपये या 250 रुपये हो जाता जो अन्य राष्ट्रों में है, तो क्या हमारे संसाधनों का उचित उपयोग हो पाता? नहीं हो पाता। और क्या हम केवल किसी राष्ट्र के कह देने मात्र से ही अपनी विदेश नीति को चेंज कर दे? ये भी एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो आपको हमें समझना होगा कि नीतियां किस रूप से बननी चाहिए। नीतियां अपने हितों के संदर्भ में अपनानी चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय हित क्या है, हमारे लोगों की आवश्यकता क्या है, हम किस अवसरों को ढूंढना चाहते हैं। तो ये आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है। तो वर्तमान सरकार इस दिशा में बेहतर काम कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ गए हो। नीचे अब कुछ नहीं है, नीचे अब केवल दो चीज़ें, एक सेकंड। हाँ, एक डाटा यहाँ भी दिया गया है, इस डाटा को कवर कर लीजिएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के काम करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, अर्थात इस क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है, रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, तो रोजगार सृजन में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाए तो इस डाटा को आप लोग कवर कीजिएगा। चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ। बाकी आज के शेड्यूल अभी जस्ट जारी कर दिए जाएंगे, तो आप न्यूज़ को कवर कीजिए। जो भी प्रश्न दिया गया है, प्रश्न आप लोग टेलीग्राम, क्या कहते हैं ये, सॉरी, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम पर इसके लास्ट में रात को इवनिंग में शेयर कर दीजिएगा। सभी आप लोग ऐसा काम कर सकते हैं, आप लोग अपने मोबाइल में नोट पैड आप लोग का होता है, सभी लोगों का नोट पैड मोबाइल में होता है, उस नोट पैड में डेली के, मान लीजिए आज 22 तारीख का कौन सा प्रश्न पीटी का पूछा गया, मेंस का, इस तरह लिखते चलिए। तो लास्ट में पता चलेगा कि आप 1 महीने के बाद आपके पास ह्यूज पीटी के प्रश्न और मेंस के प्रश्न क्रिएट हो गए, वो संग्रह हो गए, वो बाद में आप उसका यूज भी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट करके आप शेयर भी कर सकते हैं। हम लोगों को कहीं भी मांगा जाएगा इमरजेंसी में, तो आप लोग ये काम कीजिए। टेक्नोलॉजी क्या है ना, भरपूर उपयोग कीजिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं। जय हिंद,